हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण फाइंड आउट कीजिए जिसके बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परिमाता 2x/y² है। परिमाता को हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। और इसका आम भाषा में जो मतलब होता है, ढाल होता है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 13 कौन से पेज पर है? 411 पेज पर। एंड dy/dx that is equals to 2x/y²। इसमें मैं इसे 1 कंसीडर करूंगा। इसे मैं 1 कंसीडर कर लेता हूं। अब मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाता हूं। वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि जो हमारे पास x का फैक्टर होता है उसे हम dx के साथ लिखते हैं, और जो हमारे पास y का फैक्टर होता है उसको हम लिखते हैं dy के साथ। ऑन सेपरेटिंग the variables on both sides in equation number 1। अब हम इसके वेरिएबल को क्या कर देंगे? सेपरेट कर देते हैं। y² into dy that is equals to, यहां पर लिखेंगे 2x into dx। यहां से हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग both sides, y² into integral of y² into dy that is equals to integral of 2x into dx। देखो यहां पर हम y² का इंटीग्रेशन होता है, y² का इंटीग्रेशन करेंगे। y² का देखो इसका एक रूल होता है कि जो हमारे पास पावर होती है उसमें इंटीग्रेशन करने का एक रूल होता है। जो हमारे पास पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। यहां पर 2 पावर है तो इसमें हम क्या करेंगे? एक ऐड करेंगे, 2 + 1। जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे होगी, 2 + 1 इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से बाहर चली जाती है, 2 into dx। यहां पर आएगा हमारे पास 2 + 1 कितना होता है? 3/3 that is equals to 2 into, अब यहां पर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। x की पावर जो इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर 1 ऐड किया जाता है। जितनी पावर होती है उसमें 1, देखो 1 पावर है तो इसमें 1 ऐड किया गया कर दिया। जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे होगी, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आपके पास आया y⁻³ is equal to 2 multiplied by
x रेज टू पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, y रेज टू पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसे मैं 2 कंसीडर कर लेता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा था कि जो हमारे पास कर्व है ये -2, 3 से पास हो रहा था, तो इस पॉइंट को हम इससे सेटिस्फाइड करवा देते हैं। तो यहां पर पास किससे हो रहा था? ये पॉइंट से पास हो रहा था -2, 3 से। तो फर्स्ट वाला जो है ये x को रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू -2, और दूसरा वाला जो है ये y को रिप्रेजेंट करता है। करते हैं, यहां पर y की वैल्यू 3 लिखते हैं, यहां पर 3 होल क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? -2, लिखते हैं -2 होल स्क्वायर प्लस c। राइट, यहां पर 3 पावर है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 3 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस c, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 प्लस c। ये वैल्यू हम यहां पर ये जो 4 इसमें c की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4 को लेफ्ट साइड में हम क्या कर लेते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू c, 5 इज इक्वल टू c। c की वैल्यू आ गई आपके पास यहां पर 5। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास c क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे हमारे पास c एलिमिनेट हो जाएगा और हमें कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c, y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और c की वैल्यू आपके पास आ गई 5, y³ अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो y³ की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर आएगा y³ मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, अब 3 की मैं एक्स स्क्वायर से करूंगा एंड देन 3 की 5 से करूंगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 5 15, y³ दैट इज इक्वल टू, यहां पर आएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 15। अब ये जो 3 है जब ये इसकी पावर में जाएगा तो ये 1/3 की फॉर्म में जाएगा। तो जब ये 3 को मैं यहां से हटाऊंगा तो इसकी जो पावर आएगी वो 1/3 आएगी, जब ये इधर से इसकी पावर में जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 15 होल टू द पावर 1/3 लिख देंगे नीचे, which is the required equation of curve, equation of curve. It is the final answer of this question. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किसी बैंक में मूलधन का मतलब यह होता है कि जो अमाउंट हमारे पास उधार लिया गया हो या लोन लिया गया हो, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कहते हैं। राइट, की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। कितने वर्षों में ₹1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी? तो ये चीज हम लोगों से पूछी है। यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है वो 411 पेज पर प्रेजेंट है।
जब हम इसके अंदर हम प्रिंसिपल अमाउंट को कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द प्रिंसिपल अमाउंट BP at the time स्मॉल टी टाइम पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को क्या कंसीडर कर लिया, P कंसीडर कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि की दर, तो मूलधन की वृद्धि की दर का मतलब ये होता है कि मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट की दर, तो इसे डीपी अपॉन dt से हम प्रेजेंट करते हैं। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू, इसमें कहा कि जो हमारे मूलधन जो हमारे पास लोन लिया गया हो या उधार लिया गया हो, उसे हम उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब इसने कहा कि मूलधन की वृद्धि 5% की दर से होती है, तो मूलधन 5% यानी P का हम क्या निकालेंगे, 5%, 5 अपॉन 100। तो यहां पर लिखेंगे dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5 1 5, 5 2 10, यहां पर आ जाएगा P अपॉन 20, राइट। अब P अपॉन 20 आ गया, इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर लेता हूं। लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर 1 ऑन, अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऑन separating the variables on both sides in equation number 1। देखो जो P है, ये हमारे पास P है, इसे dp के साथ लिखना, और जो dt है इसे कांस्टेंट के साथ लिखना। तो यहां पर लिखेंगे dp अपॉन, यहां पर आएगा P इज इक्वल टू dt अपॉन 20, राइट। जब हमारे पास वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट, dp अपॉन P इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन 20, राइट। 1 अपॉन P का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log P इज इक्वल टू, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इंटीग्रेशन से क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो 1 अपॉन 20 जो है इट इज कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन से बाहर चले इनटू dt। अगर मैं dt के मल्टीप्लाई में 1 लिख दो तो डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर आएगा आपके पास log mod ऑफ P इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, और 1 को मैं लिख सकता हूं t रेज़ टू पावर 0 इंटू dt। log mod ऑफ P दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। देखो यहां पर इंटीग्रेशन करने का एक तरीका होता है। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एल्जेब्राइक फंक्शन होता है, उसकी जो पावर होती है उसमें एक ऐड किया जाता है। जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है। यहाँ पर t की पावर 0 है तो t प्लस 0 प्लस 1 अपॉन t रेज़ टू, यहाँ पर आएगा जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे 0 प्लस 1, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीग्रेशन इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। log mod ऑफ P that is equals to 1 upon 2 and t प्लस C1, राइट। जब मैं इसे इधर शिफ्ट करता हूं, इसे जब मैं log को राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये e की पावर में जाएगा, यहाँ पर e की फॉर्म में जाएगा। जब ये e की पावर e की फॉर्म में जाएगा तो ये जो है t अपॉन 20 जो है ये इसकी पावर में आ जाएगा e रेज़ टू पावर
t अपॉन 20 और log क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इंटू e रेज टू पावर c1 where e रेज टू पावर c1 इज इक्वल टू कैपिटल C कंसीडर कर लिया मैंने, p इज इक्वल टू c e रेज टू पावर t अपॉन 20। इसे इक्वेशन में 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब आपने कितना लोन लिया था, 1000 रुपीज। 1000 रुपीज क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया गया था या कोई उधार लिया गया था। तो P की वैल्यू आपके पास इनिशियल में कितनी थी, P इज इक्वल टू 1000, राइट। इनिशियल का मतलब होता है T इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास C की वैल्यू निकल जाएगी और C इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां पर रखेंगे तो यहां पर आएगा आपके पास 1000 इज इक्वल टू C e रेज टू पावर t का मतलब होता है 0/20। 1000 इज इक्वल टू C 0/20 का मतलब जब ऊपर 0 होता और नीचे कुछ भी होता, 0 समथिंग होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो 1000 इज इक्वल टू C और किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 पावर इज इक्वल टू C की वैल्यू आ गया आपके पास 1000। ये जो C होता है इस C की वैल्यू हम, ये जो C 1000 आया, ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू 1000 e रेज टू पावर t अपॉन 20। इसे मैंने इक्वेशन 3 कंसीडर कर ली। गेटिंग द वर्ड्स। अब हम यहां पर अमाउंट को, इसने कहा था कि कितने वर्षों के अंदर, कितने वर्षों में ₹1000 की राशि दोगुनी हो जाएगी, तो कितने वर्षों में। तो यहां पर t की वैल्यू हमें यहां पर बतानी है। तो आप यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, आप यहां पर कंसीडर करेंगे लेट अस कंसीडर द प्रिंसिपल अमाउंट बी डबल इन टी। ये टी की वैल्यू मुझे निकालनी है कि जो टी ईयर्स, सॉरी यहां पर टी ईयर्स है, यानी कितने वर्षों में। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वह डबल हो जाएगा टी ईयर्स में। तो जब ये टी ईयर्स में ये डबल होगा प्रिंसिपल अमाउंट, तो पहले तो 1000 था, अब यहां पर डबल हो गया, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 का ट्वाइस करेंगे तो यहां पर आ जाएगी 2000। तो ये जो 2000 यहां पर डबल हो गई, तो ये वैल्यू उठा के हम यहां पर पुट कर देते हैं। 2000 इज इक्वल टू 1000 e रेज टू पावर t अपॉन 20। 1000 टू जा कितने होते हैं, 2000। 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर t अपॉन 20। जब मैं e को लेफ्ट साइड में ले जाता हूं तो ये log की फॉर्म में आएगा, log 2 इज इक्वल टू t अपॉन 20, राइट। इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू मैं इसमें यहां पर लिख रहा हूं इसे। तो log 2 की वैल्यू हम 20 से करेंगे तो 2 log 2 इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई 1 एंड t इज इक्वल टू 20 log 2। और इतने वर्षों में क्या हो जाएगा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने उधार लिया था या लोन लिया था, तो इतने वर्षों के अंदर ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।